हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में कल देखा कि कैसे रामदरस मिश्र जी ने ये कहानी लिखी है, एक यात्रा यह भी। और उन्होंने बताया है कि कैसे उनको यात्रा करने में वैसे तो डर लगता था, लेकिन उनको ग्वालियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाना पड़ा। ये बात अच्छी हुई कि उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। वहाँ पे एक नवयुवक ऑटो वाला उन्हें मिल गया, जो बहुत ही अच्छा ऑटो वाला था, एक अच्छा इंसान था जिसका नाम मोहन था। और वो हर तरह से इनको रिक्शा में घुमा के अच्छी तरह से बातचीत करता है, और इनको भी एक घर का ही मेंबर है उनके वैसा ही महसूस होता है। और इसीलिए वे लोग जिस होटल में रुकते हैं, लेखक और उनकी पत्नी, वहाँ मोहन को चाय पीने के लिए बुलाते हैं। तब जाके तब जाके मोहन चाय पीने चाहता है, और वहाँ पे उनकी बातचीत होती है कि मोहन कहाँ से है, कैसे यहाँ पे आया। तो वो बताता है कि वैसे तो मैं आगरा से हूँ और मैं आगरा में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे आना पड़ा नौकरी की खोज में। और वो बताता है कि मेरा भाई वकील है और मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। और लेखक पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी नहीं, ऐसे बात निकलती है कि कैसे आना हुआ। तो वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर अपनी बात कहता है कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही ऑटो में जा रहा था कि एक लड़की अचानक से सामने आ गई, और वो मेरी पहचान वाली थी। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। तो उसने बताया कि मेरे माता पिता मेरी शादी ज़बरदस्ती एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर देना चाहते हैं, तो इसलिए मैं उनसे भाग के आ गई हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर ये मोहन जो होता है वो उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है, और वहाँ पे जो थानेदार साहब होते हैं वो बताते हैं कि एक काम करते हैं कि इस लड़की के माता पिता को एफआईआर फाड़ के उनके नाम पे एफआईआर कर देते हैं और उनको हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन इस लड़के का क्या होगा, इस लड़की का क्या करें। तभी ये थानेदार को अचानक से ख्याल आता है कि वो मोहन से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई क्या। तो मोहन बताता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम ही इससे शादी कर लो, थानेदार साहब ने मोहन से बोला। तो मोहन थोड़ी देर तो चुप रहा और सोचने लगा। फिर बोला कि लेकिन पहले आप इस लड़की से तो पूछ लो कि वो मेरे से शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तब थानेदार ने उससे पूछा, तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। यहाँ से हमारा बाकी था। आपको पता ही होगा कि ये पॉइंट से हमने यहाँ तक पढ़ा है, और यहाँ से हमारा बाकी है कि थानेदार ने बोला कि तुम ही इससे शादी कर लो, ये लड़की से। तो मोहन ने बोला कि सर पहले आप लड़की से पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा, मतलब लड़की से, कि तुम इससे शादी करोगी। तो उसने स्वीकृति दी। स्वीकृति देना मतलब किसी बात में हाँ बोलना, और उसने सिर हिलाया कि हाँ मैं इससे शादी करूँगी। लेकिन क्या मोहन, वो अभी लेखक और उनकी पत्नी को ये बता रहा है, ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो फिर लेकिन इतना कहता है, तो लेखक बोलते हैं कि लेकिन क्या मोहन। मोहन बताता है, बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। क्या बोलता है वो कि इसमें ऐसा हुआ कि मेरी भाभी जो है वो अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती है। बात तय हो चुकी है, बात तय हो चुकी थी,
कि हमारा रिश्ता भी पक्का हो, मतलब फिक्स हो गया है, बात भी तय हो चुकी है। फिर लेखक पूछते उसके बाद क्या हुआ? तो वो बोलता है, बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। क्या बोलता है वो कि फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरी भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा इंसान शादी कर लेगा, लेकिन ये लड़की से अगर मैंने अभी शादी नहीं की तो उसका जीवन खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। क्या बोलता है वो मोहन कि लड़की अच्छी है, मैं पहचानता हूँ उसे, लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि वो अभी संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा, लेकिन क्या कहता है कि इससे मैं शादी करूं, वो हर चीज़ से सही होगा, लेकिन उसमें भी एक चिंता का विषय है। तो लेखक बोलते हैं, फिर लेकिन? हर बार लेकिन लेकिन क्या आता है, अभी क्या हुआ लेकिन? तो मोहन बोलता है, हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट। तो वो बोलता है कि उसको घर वापस नहीं बेच सकता हूँ, उसके घर, और अगर वो गई तो वापस उसके माँ बाप उसको किसी और के हाथों बेच देंगे। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। क्या बोलता है कि अगर उसके घर पे उसको भेजूँ तो उसके माँ बाप उसको बेच देंगे, अगर मैं उसको अपने साथ मेरे घर पे ले जाता हूँ तो मेरे भाई भाभी नाराज़ होंगे, क्योंकि उनकी बहन के साथ बात पक्की हो चुकी है, और इसके ये लड़की के माँ बाप भी मेरे ऊपर केस दर्ज कर देंगे लड़की भगाने के लिए। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। थानेदार से ऐसे मैंने सारी चीज़ें बताई तो थानेदार ने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं कुछ दिन के लिए उसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ कि ये जो इंस्पेक्टर है उन्होंने ये बताया कि लड़की से उसके माँ बाप के खिलाफ, क्योंकि उसके माँ बाप उसको बेच देना चाहते थे, तो उसके माँ बाप के खिलाफ उसकी जो भी शिकायत है वो लिखवा लेता हूँ और उसे नारी निकेतन में रख देता हूँ। नारी निकेतन माने क्या? नारी निकेतन माने वो संस्था जो नारी के स्त्रियों की रक्षा के लिए बनाई गई है। ओके, तो ये बात जान लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उसे मेरी शादी करवा दी। तो इंस्पेक्टर ने 15 दिन के बाद मंदिर में उस लड़की से मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मतलब ये लेखक कह रहे हैं, मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक मोहन को बताते हैं कि तूने जो मेरे को बात बताई, ये सब बातें बता रहा है, तो उस पर तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा, जैसे कोई कहानी सुन रहा हूँ, कोई स्टोरी सुन रहा हूँ, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है। और ऐसे इंस्पेक्टर कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे? मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मोहन कहता है, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। क्या बोलता है मोहन कि बाबूजी, मतलब कि लेखक को बोलता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये जो थानेदार है, ये जो इंस्पेक्टर है, वो एक पोएट भी है, वो कवि भी है, और वो कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं, और उनकी कविताएं कैसी होती हैं? मनुष्य की संवेदनाओं से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब भी लेखक ने सुना तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, ये ठीक है, और हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई तो मसीहा मिल ही जाता है कि जिससे हमारी कोई मुसीबत हो वो आसानी से हल हो पाए। आगे देखिए। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए
और हमें घर से निकाल दिया। तो लेखक पूछते आगे क्या हुआ। तो बोलता है वो मोहन कि अभी ऐसी हालत हुई है कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, नाराज़ हो गए और हम दोनों को घर से निकाल दिया है उन्होंने। एक तो मैंने उसकी, आगे देखिए क्या बोलता है मोहन, एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, मतलब कि मेरे भाई की साली, पत्नी की बहन, उससे शादी नहीं की। दूसरे जिस लड़की से कि वह किसी और जाति की है। मतलब एक बात तो ये है कि भाई की, मतलब मेरे भाभी की बहन से मैंने शादी नहीं की, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। और दूसरा यह भी कारण है कि मैंने जिससे शादी की है वो हमारे जाति की नहीं है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। तो लेखक पूछते हैं कि इसीलिए आप लोग ग्वालियर आ गए। तो उसने बताया हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था, मतलब आगरा में हमारा रहना कठिन था। निभा होना माने रहना। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से तो अच्छा ही होता है। क्या बोलता है मोहन कि ये शहर पराया है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई है नहीं, किंतु आगरा में जो अपनापन है उससे तो ये बेटर ही है। जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे, वहाँ के लोग हमें बार बार ताने वाने मारे, परेशान करे, उससे तो यहाँ पे रहना अच्छा ही है। तो लेखक कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, तो कैसे आए आप? ऐसा, यहाँ पे तो कोई नौकरी है नहीं आपकी। तो वो बोलता है बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। क्या बोलता है कि बस ऑटो, ऑटो माने रिक्शा, उसका दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। ये वाक्य का मतलब यह है कि बस मैं रिक्शा ही चला रहा हूँ और उसी के भरोसे मेरा जीवन चल रहा है। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेखक क्या बोलते हैं, मोहन को एक भरोसा देते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हें पता है कि कई इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग और जो अच्छे बड़े बड़ी पोजीशन पे होते हैं, वो लोग नारी के हित में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं करते इतना। लेकिन तुमने तो उसे प्रैक्टिकली करके दिखाया। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से ही एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। अगर तुम उससे शादी नहीं करते तो वो लड़की की दशा बहुत खराब होती। उसके माँ बाप उसके साथ अच्छा नहीं करते, फिर वो जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करती तो उसका जीवन खराब होता। उससे तो बेटर ही किया तुमने और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। उसने कहा, मोहन ने कहा, बाबूजी इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। क्या बोलता है मोहन कि मैंने तो सिर्फ एक ही बार उससे शादी करके उसकी मुश्किल से उसको बचाया, लेकिन वह तो रोज ही मुझे संकटों से बचाती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। लेखक बोलते हैं ये चीज़ कि मोहन की ये जो कहानी थी वो हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया, रेलवे स्टेशन। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। बराबर। मोहन इनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आया, तो लेखक ने उसको 500 रुपये दिए। तो उसने बोला कि रहने दीजिए बाबूजी, मुझे नहीं चाहिए। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। क्या बोला कि ये तो तुम्हारा हक है, तुमने जो परिश्रम किया है उसके लिए है, मेहनत की उसके लिए है, मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा हूँ। तो मोहन बोलता है, बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसों का तो कुछ मोल ही नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। क्या बोला
कि मोहन ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने माँ बाप से मिल गया हूँ। कल से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने मेरे माँ बाप से इतना मैं मतलब मेरे साथ वो रह नहीं पाए हैं, और मैं अपने माँ बाप से इतना प्यार मैंने पाया नहीं है, लेकिन आपसे मिला तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे माँ बाप मिल गए। पैसे तो मैं और पैसेंजर से भी कमा लूँगा। तो लेखक बोलते हैं, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। लेखक बोलते हैं कि तूने बोला कि तुझे अपने माँ बाप मिल गए, तो वैसे तू भी मेरा बेटा ही है, तो मैं तेरे पैसे लेकर बैठ नहीं सकता हूँ। तो मोहन भी बोलता है कि हाँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके वो 500 लेके 300 वापस देता है, 200 रख लेता है। बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। फिर आगे बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। क्या बोला कि जब भी आप ग्वालियर आओ तब मुझे आप फ़ोन कर देना और बुला लेना, मेरा नंबर आपके पास है। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये लेखक बोलते हैं। वह क्या बाबूजी? मोहन ने बताया, क्या शर्त है आपकी? तो लेखक बोलते हैं, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ। करता रहूँ क्या? लेखक ने ज़बरदस्ती उसको वापस कर दिए 300 रुपये और बोला कि तुम रख लो। और फिर ये मोहन ने भी बोला कि आपका फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया है, आपने कई बार मेरे को ऑटो के लिए फ़ोन किया था, तो मैं आपको कभी कभी फ़ोन करूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो लेखक बोलते हैं, हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन ने बोला, आपका नाम क्या है? मैंने नहीं पूछा आपको। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। क्या बोला लेखक ने? कि मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें मैं न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। बराबर। लेखक बोलते हैं कि जब भी हम लोग स्टेशन के अंदर जाते रहे तब उसकी आंखें न जाने कितना अपनापन लेकर हमें देखती रही। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है, एक यात्रा यह भी ये ख़त्म होता है। मैंने आपको शब्दार्थ और टिप्पणी तथा मुहावरे लिखने के लिए दे दिए थे। अभी आपको इसके उसके पूरे ही क्वेश्चन आंसर सारे ही एक वाक्य में, 2-3 वाक्य में विस्तार से, ये सारे ही। और ये ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ तक पूरा लिख देना है। बराबर। मैंने आपको हिंदी के अभ्यासक्रम में बता दिया है कि आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है दिवाली के बाद, ओके, दिवाली के बाद यूनिट टेस्ट होने वाला है। तो आपको 1 से 5 लेसन उसमें प्रिपेयर करने हैं। और जो भी हमने पढ़ा है उस 1 से 5 लेसन में जो भी आता है, 1 सेंटेंस, 2, 3 सेंटेंस, बड़े क्वेश्चन आंसर, मुहावरे हो, विरुद्धार्थी शब्द हो, इसके अलावा हमने ग्रामर में जो भी पढ़ा है वो, और जो भी हमने कॉम्पो बुक में पढ़ा है वो आपको सारा ही प्रिपेयर करना है। ठीक है? तो आपका दिवाली के बाद कभी भी 2-3 दिन में टेस्ट होगा, 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट, क्योंकि हमारा हुआ नहीं है अभी तक। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये सब पढ़ना है। इसके अलावा आपको इंटरनल मार्क्स के लिए और दिवाली होमवर्क आपको करना है। दिवाली होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ एक ऐसे मैं बताती हूँ, वो एकदम अच्छी तरह से लिख के, अच्छी तरह से डेकोरेट करके, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो
दिखानी है आपको इसमें। और एक कवि है, उनके बारे में बता रही हूँ। ऐसे आपको लिखना है दीपावली के विषय में। ओके, दीपावली के विषय में ऐसे लिख के आपको अच्छी तरह से उसको डेकोरेट करना है, और ये प्रोजेक्ट पेपर में लिखना है। और प्रोजेक्ट पेपर में दूसरी चीज़ लिखनी है, हिंदी में ही आपको लिखना है कबीर। कबीर जो एक बहुत ही अच्छे कवि है हिंदी के, तो उनके विषय में पूरा उनका जीवन वृत्तांत लिखना पड़ेगा आपको, कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है, और उनके 3-4 दोहे भी लिखना। ठीक है, 3-4 दोहे लिख दीजिएगा। ये 2 ही चीज़ें आपको सिर्फ इस बार दीपावली में होमवर्क के लिए दे रही हूँ, क्योंकि आपको ये सारा पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ आपको होमवर्क। ठीक है, तो आपको ये करना है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया, और ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर आप मुझे दिवाली के बाद होमवर्क में चेक करवा देना, 11 लेसन। ठीक है, मैंने शब्दार्थ और ये सब लिखने के लिए बोला था, वो सैटरडे तक बोला था, शब्दार्थ और मुहावरे, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर ये सब चीज़ें आप दिवाली के बाद भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।